वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी सीरीज़ का 6th पार्ट देखेंगे और फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आने वाले सीटेट के पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज। पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। पौधों द्वारा संश्लेषित जो खाद्य का भंडारण है, जो स्टोर होता है, जो सिंथेसाइज्ड फूड है प्लांट का, वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार्च। मंड की फॉर्म में स्टोर होता है। फिर बाद में वही तो क्या होता है, जैसे जो हमारा खुद का भोजन होता है वो भी तो स्टार्च की फॉर्म में ही होता है। फिर आगे चल के रिएक्शन होती है और फिर उसके बाद जो कंपाउंड बाहर निकलना होता है वो बाहर निकल जाता है। तो जो सिंथेसाइज्ड फूड है ना बाय द प्लांट, वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टार्च की ही फॉर्म में होता है, मंड की फॉर्म में ही होता है। देखिए, क्लोरोफिल तो लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं, रंध्र होते हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, जो पानी है वो बाहर आता जाता है ना। तो स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं और दिन में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो बाकी और अगर लीफ, पत्ती तो क्या होती हैं। अब देखिए, बहुत बच्चे क्या कर सकते हैं, पत्ती बोल सकते हैं। देखिए, जो पत्ती होती है वो खाना, जैसे किचन ऑफ द प्लांट होती है ना, वो पत्ती बोलते हैं। लेकिन जो स्टोर होता है खाना प्लांट में, वो किसकी तरह स्टोर होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कि कौन क्या कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट कहलाया जाता है, तो वो तो लीफ होती है क्योंकि वहाँ पर खाना बनता है। लेकिन खाना किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है प्लांट में, याद रखना, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, मंड की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और ये एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट। जो जीव अपना पोषण परपोषी पादप से प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। और जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको मैंने पैरासाइट बार बार पढ़ाया है और ये यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो जीव अपना पोषक परपोषी पादप से प्राप्त करते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे की बॉडी से प्राप्त करते हैं, किसी होस्ट से प्राप्त करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो आपके पैरासाइट होते हैं। जैसे जो हमारा सिर है, हमारा हेड है, उसमें जो लाइस होती है, जू वगैरह हो जाती है, खटमल वगैरह होती हैं, वो सब पैरासाइट होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। तो पैरासाइट आपको क्लियर हो गया, परजीवी। और आपको कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल बताना है पैरासाइट का, जो बहुत बार एग्जाम में आया है। तो मैं देखूंगी कितने बच्चों को आपको याद है कौन सी बेल होती है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लांट विच ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। जो जीव अपना पोषण मृत एवं अपघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। जी हाँ, जो जीव अपना पोषक मृत और अपघटित पदार्थों से, जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, वही आपके सेप्रोफाइट होते हैं, मृत जीवी होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मशरूम्स आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट। कवक जो मशरूम है वो मृत जीवी का उदाहरण यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हिंदी में लिखना मिस हो गया, नहीं है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा क्योंकि जो मशरूम होता है, जो आपकी मशरूम है, वो उदाहरण है किसका, मृत जीवी का, क्योंकि वो अपना पोषक कहाँ से लेती है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेती है। तो हिंदी में नहीं लिखना भूल गए हैं, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मशरूम तो सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल है और यहाँ पे लिखा है नॉट, मतलब ये एग्जाम्पल नहीं है, तो यही ऑप्शन बाहर होगा। बाकी लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जी हाँ, जो पौधों में भोजन का संश्लेषण होता है वो पत्तियों में होता है। जी हाँ, वहीं पर पत्तियां जो हैं वहीं पर खाना बनाते हैं, जो पौधे होते हैं तो वो पत्तियों में ही होता है संश्लेषण। तो इसलिए ही उनको फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोलते हैं, किसको, लीव्स को। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर गलत है। अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तब ये सही हो जाता। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको नहीं कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है क्या, जो वाटर है, जो हमारा वाटर
अनडाइजेस्टेड फूड है वहाँ से जो वाटर एब्जॉर्ब्ड होता है वो कहाँ होता है, हमारे शरीर के किस अंग में होता है जल का अवशोषण, तो वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम वृद्धांत या बड़ी आंत भी बोलते हैं, वहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, ये हमें बताना है। और दिसंबर के सीटेट में ही ये क्वेश्चन था। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, विज्ञान सीखने का अंतक विषयक क्षेत्र है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विषय साइंस के अंदर जाते हैं, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग है। ये बात तो बिल्कुल सही है और हमें बताना है कौन सी बात गलत है। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, और ये बात सही है। और इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत बार यही बताया है कि जब हम बचपन में थे तो हम पढ़ते थे हमारे 9 प्लैनेट हैं, लेकिन अब हमारे कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं। तो जो प्लूटो था वो प्लैनेट से हट गया। तो विज्ञान परमानेंट नहीं कह सकते, विज्ञान कैसी है, अस्थायी है, टेम्पररी है, टेंटेटिव है। तो ये बात भी सही है। साइंस प्रमोट स्पेक्टिसिज्म, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। बहुत से बच्चे समझेंगे यही ऑप्शन गलत है, पर ये ऑप्शन सही है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है क्योंकि विज्ञान में जो खोजें होती हैं वो संदेह से ही होती हैं। जब व्यक्ति को संदेह होता है कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से नहीं हो सकती, ऐसे होगी, तो विज्ञान में संदेह जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये बात बिल्कुल सही है। संदेहवाद से ही नहीं और दूसरी चीज़ों की क्या होती है, खोज होती है। इस बात को आप गलत नहीं कह सकते, तो ये सही है। तो जो ऑप्शन गलत है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय का समतुल्य है। जी नहीं, यहाँ पर हम सेट ऑफ फैक्ट की बात नहीं कर सकते, वो हम मैथ में बोल सकते हैं। मैथ में कोई फॉर्मूला है वो एग्जैक्ट है, सेट ऑफ फैक्ट है, लेकिन साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट ज़रूरी नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। बाकी संदेहवाद गलत नहीं होगा, याद रखिए साइंस में संदेहवाद होता है, संदेहों से ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व होती हैं और नए नए आविष्कार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। देखिए किसमें ऑब्जर्वेशन करेगा टीचर, हमें ये बताना है कौन सा साधन है, कौन सा टूल है। ओरल टेस्ट, ओरल टेस्ट में आप बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वहाँ पर तो क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, तो उसमें ऑब्जर्वेशन जैसी तो कोई बात ही नहीं होगी। सेम ऐसे रिटन टेस्ट या पेपर पेंसिल टेस्ट में भी नहीं होगा। जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, वर्णन अभिलेख है, जहाँ पर बच्चा क्या करता है, अपने बारे में उसका रिकॉर्ड होता है ना, वर्णन अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जहाँ पर उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उसके माध्यम से आप बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या क्या किया है। तो उस रिकॉर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा कि बच्चे ने क्या क्या कार्य किया है, क्या क्या वो कर रहा है, तो वहाँ से आप ऑब्जर्वेशन, अवलोकन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही होगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वर्णन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अमीबा डाइजेस्ट इट फूड इन द, अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है, बताइए कहाँ करता है, विली, लीवर, फूड वैक्यूल्स, स्टमक। तो ये अपना जो फूड का डाइजेशन करता है वो फूड वैक्यूल्स में करता है, खाद्य धानी में करता है। जिसको नहीं पता तो स्नैपशॉट आप खींच सकते हैं। और अमीबा के बारे में हमने टॉपिक सीरीज़ में अच्छे से पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक हैं, तो आप टॉपिक सीरीज़ को जिन्होंने नहीं देखा है अभी भी देख लीजिएगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 फूड वैक्यूल्स यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है इसको समझ लीजिए, बच्चा अपने ही बारे में जानता है, अपने आप को समझने की कोशिश करता है, वही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, गहन चिंतन, अपने बारे में, अपना खुद का समालोचन करना, वो वाला चिंतन, ठीक है। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, इससे बच्चा कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाएगा, वो तो सिर्फ चैप्टर को क्या करेगा, रीड करेगा क्लास में, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा।
आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक। ये भी वही बात है कि पाठ्य पुस्तक के अंत में जो दिए गए अधिगम विस्तार हैं उनको पढ़ने के लिए कहना, उसमें बच्चा कहाँ जान पाएगा अपने बारे में कि क्रिटिकल थिंकिंग अपनी खुद की कहाँ कर पाएगा, वो भी नहीं होगा। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्फ इन अ ग्रुप फॉलोड बाय शेयरिंग इन अ लार्ज ग्रुप। जी हाँ, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करना, यही क्रिटिकल थिंकिंग होगी कि पहले तो अपने ग्रुप में ही खुद से डिस्कशन करेंगे, पहचानेंगे कि ये चीज़ हमें आती है या नहीं, और फिर उसको बड़े ग्रुप के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर वो अपना क्या कर पाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बाकी डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जियोथर्मल एनर्जी इज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस एनर्जी द मोस्ट फीजिएबल रीजन आर दूज दैट। देखिए क्या कह रहा है, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। पहली बात तो याद रखिए, जो थर्मल जो है वो आपकी एक वैकल्पिक ऊर्जा है, कभी ना समाप्त होने वाली। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र कौन सा होगा, कहाँ पर हमें जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने चाहिए, तो उसके लिए कौन सी जगह सबसे फीजिएबल होगी, बेस्ट होगी, ये हमें यहाँ पर बतानी है। नियर द कोस्टल एरिया, जी नहीं, तटीय क्षेत्र में तो पानी होता है, तो वहाँ ज़मीन के अंदर गर्मी कैसे हो जाएगी। जियोथर्मल क्या है, भूताप, गर्मी, गर्मी चाहिए, तो वो तो कोस्टल नहीं होगा। कोल माइंस के आसपास नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही वहाँ पर कोल माइंस है, नहीं, ये नहीं होगा बिल्कुल। है थर्मल पावर प्लांट, जहां तापीय विद्युत संयंत्र है, जी नहीं, जहां पहले से ही थर्मल पावर प्लांट है वहां पर नहीं करेंगे। कहां पर करेंगे, आर ओवर हॉट स्पॉट इन द क्रस्ट, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, क्रस्ट है, भूपर पट्टी है, वहां पर जो तप्त एरिया है, उन स्थानों को पता लगाएंगे कि कहाँ की जो क्रस्ट है वो बहुत गर्म है, और वहीं पर हम जियोथर्मल एनर्जी की जो पावर प्लांट है उसको हम वहां पर सेटअप करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जो भूपर पट्टी में तप्त स्थानों के ऊपर हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस आर कॉल्ड। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा, डिकम्पोजर, अपघटक कहलाती हैं। और अपघटक क्या करते हैं, सड़े गले चीज़ों को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ह्यूमस जो होती है एक तरह का खाद की तरह होती है, जो हमारी सॉइल को बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रदान करती है, तो वो ह्यूमस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, आपके डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है, बाकी वीडियो लाना मेरा काम है। शेयर ज़रूर करें, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग अ सेट ऑफ 3 मेटल विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट। निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, जो मुक्त अवस्था में होती हैं। जिसको ये बात समझ में आ गई वो इसका आंसर बहुत आसानी से दे देगा। देखिए जो कॉपर है वो कॉपर फ्री स्टेट में नहीं होता क्योंकि वो रिएक्शन कर जाता है। सेम ऐसे ही जो आपका आयरन होगा वो भी रिएक्शन करता है। आपने देखा ही होगा आयरन पे जंग लग जाता है, तो आयरन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, पानी के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। सेम ऐसी कॉपर, जो कॉपर होता है, तांबा होता है, वो भी रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। और ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें काफ़ी नीचे होते हैं, प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव होता है, तो ये फ्री स्टेट में होता है, ये किसी के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करता। ऐसे ही जो गोल्ड, सिल्वर होते हैं ये भी फ्री स्टेट में होते हैं, आसानी से रिएक्शन नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। और प्लेटिनम ही हमारा लीस्ट रिएक्टिव होता है, और जो एल्युमिनियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये सीरीज़ में ऊपर होते हैं और ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, जबकि प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर जो हैं ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन द अवेयरनेस ऑफ पीपल अबाउट सोर्सेज of air pollution in London localities, which of the following cognitive process will be the most associated with the above learning objective having action verb conducting। देखिए समझते हैं क्या कह रहा है। बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना है। मतलब एक सर्वे होने वाला है जिसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अपनी कॉलोनी में सर्वे करेंगे किसके ऊपर, वायु प्रदूषण के स्रोतों के ऊपर, ठीक है। क्या
क्या सोर्सेज हैं, किन किन की वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो हो रहा है। तो निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्यों में रेखांकित क्रियापरक संचालन करने से सबसे अधिक संबंधित होगी। कहने का मतलब जब आप उनसे सर्वे करवा रहे हैं एयर पोल्यूशन के टॉपिक स्रोतों के बारे में पता करने पर, तो कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है सीखने की उनके अंदर विकसित होगी या उससे संबंधित होगी, जो ये कार्य आप कर रहे हैं वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, बच्चे समझेंगे जी नहीं, समझ तो बच्चे टीचर से भी सकते हैं। तो इस सर्वे का मेन पर्पस ये तो नहीं होगा कि खाली बच्चों को समझ में आ जाए। अप्लाई बच्चे यहाँ पर अनुप्रयोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सर्वे कर रहे हैं, लोगों के बारे में राय जानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ पता लगा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ पता लगाएंगे ना, क्योंकि सोर्सेज जो एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं वो जाकर अपनी कॉलोनी के मेंबर से पूछेंगे कि भाई सर्वे हो रहा है, क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, है ना। इस तरह की चीज़ें जो भी होंगी वो पूछेंगे, वहाँ पर वो कुछ पता लगाएंगे। अप्लाई तो कुछ कर नहीं रहे, रिमेंबरिंग याद तो वहाँ पर वो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सबसे सूटेबल है, क्रिएटिंग सर्जन करना। जी हाँ, वो क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट इन सेंस कैसे, वो नई नई चीज़ें वहाँ पर सीख रहे हैं, उनको पता चल रहा है क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे चीज़ें होंगी, लोग नए नए उनको राय बता रहे हैं। तो वो क्रिएटिंग से संबंधित है, वहाँ पर कुछ नया क्रिएट हो रहा है, कुछ नई चीज़ें पता चल रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the pollutant are responsible for depletion of ozone layer? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? और ये बहुत सिंपल है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही वो पॉल्यूटेंट है जो रेस्पॉन्सिबल है हमारे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के। और ये हमारे रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह से काफ़ी अमाउंट में रिलीज होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और अब आपको मुझे बताना है, ये जो ओजोन लेयर है, ये हमारी जो एनवायरनमेंट में, हमारे वायुमंडल में जो लेयर्स होती हैं उसमें ओजोन लेयर हमारी कौन सी लेयर के अंदर आती है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट इज पॉसिबल। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से उन्हें या उनको चुनना है जो संभव है। और जिस बच्चे ने मेरे नोट्स में से सब टॉपिक सीरीज में इसको पढ़ा है, और उनके लिए आंसर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस है। जैसे मैंने बताया था, जो प्लेटिनम होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, गोल्ड, सिल्वर ये कम रिएक्टिव होते हैं। ऐसी जो कॉपर होता है ना, वो भी कम रिएक्टिव होता है। जिंक जो होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, आयरन जिंक से भी नीचे होता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, वहाँ पर पूरी मैंने टेबल बताई है जिसमें कौन रिएक्टिव है। जैसे ऊपर सोडियम है, पोटाशियम है ना, तो ये सब ज़्यादा रिएक्टिव है। एल्युमिनियम है, ये सब ज़्यादा रिएक्टिंग है। फिर जिंक आएगा, फिर आयरन आएगा। तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज है घटते क्रम में। तो हमें बताना है किसकी रिएक्शन हो जाएगी। ये किससे क्वेश्चन है, विस्थापन से, डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जब आप किसी सॉल्यूशन के किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे होते हैं, तो वो मेटल क्या कर देता है, उसको उसके अंदर जो पहले से ही दूसरा मेटल प्रेजेंट होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है। और ये जो मेटल जिससे आप रिएक्शन करा रहे हैं किसी सॉल्यूशन में पड़े मेटल की, वो उस मेटल को तभी हटा पाएगा जब वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा। अगर वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है इस सॉल्यूशन में पड़े मेटल से, तो वो जो इस सॉल्यूशन के अंदर का मेटल है ना, उसको बाहर निकाल देगा। कब, जब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब हमें यही पहचानना है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। देखिए, एल्युमिनियम टेबल में जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें ऊपर होता है, जबकि जो कॉपर होता है वो रिएक्टिविटी टेबल में काफ़ी नीचे होता है। तो कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है और इसी वजह से लेस अभिक्रियाशील है, और ये यहाँ इस सॉल्यूशन में से, इस विलयन में से एल्युमिनियम को नहीं निकाल पाएगा। तो ये रिएक्शन तो हो ही नहीं पाएगी। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए। और जब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। इस तरह से तो हम आंसर तक पहुंच सकते थे, बाकी और हम देख लेते हैं। देखिए, जो जिंक होता है, रिएक्टिविटी सीरीज जब आप देखेंगे ना, तो जिंक ऊपर होता है और जो Fe है, जो आपका आयरन है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है। इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, और जब ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इस सॉल्यूशन में से जो आयरन है उसको निकाल देगा और ये रिएक्शन वहाँ पर कर देगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो बी सही है। सेम ऐसे ही सी में क्या होगा, ये जो आयरन है और ये जो कॉपर है, आयरन जो है टेबल में ऊपर होता है और
कॉपर तो टेबल में काफ़ी नीचे होता है, तो आयरन हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव है और इसीलिए ये क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में से कॉपर को निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापन कर देगा और ये रिएक्शन भी पॉसिबल हो जाएगी। बाकी देखिए जिंक जो है टेबल में नीचे है और एल्युमिनियम टेबल में ऊपर होता है, तो जिंक यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसीलिए ये इस सॉल्यूशन में से आपके एल्युमिनियम को नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन पॉसिबल होंगी वो एक तो बी होगी और एक सी होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने पहले भी किया है। इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई अबाउट, मानव नेत्र की जो रेटिना होती है, रेटिना पर बनने वाले किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है, ये हमें बताना है। जो रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो हम इमेज देखते हैं, वो हमारी माइंड तक कैसे पहुंचती है, उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों के पीछे लगे लेंस में रेटिना पर जाकर बनता है, ठीक है, और फिर वो हमारे नर्व्स के माध्यम से हम तक पहुंचता है ना। तो वो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसका प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक रहता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, 1/16 सेकेंड तक वो प्रभाव रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारी आइज़ के अंदर जो नेचुरल लेंस, हमारी आइज़ के अंदर कुदरती लेंस जो होता है वो कौन सा लेंस होता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन, वाई आर फील्ड विजिट इम्पोर्टेंट इन साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमें बताना है। इट इज़ ईजी टू कंडक्ट, इट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, इट डेवलप हैबिट ऑफ हार्ड वर्क। जब भी हार्ड वर्क की बात आ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही बाहर है। इट प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर, जी हाँ, जब भी हैंड ऑन एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं, खुद से करके सीखना। जब भी खुद से करके सीखना वर्ड साइंस में आ जाए तो वो तो ऑप्शन सही है ही है, तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही है। और फील्ड विजिट में जो हम बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते हैं उसमें यही होता है कि बच्चे बाहर की चीज़ों को देखें या खुद चीज़ों को करके देखें, तो वहाँ पर हैंड ऑन एक्सपीरियंस के मौके बच्चों को मिलते हैं और यही यहाँ पर होगा। ये आसान है कंडक्ट कराना, ये तो बिल्कुल नहीं ऑप्शन है ना। इट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ साइंस, यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करता है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। यह सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है। मेहनत की आदत का विकास करना हमारा मेन मोटिव नहीं है। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, बच्चे को क्रिएटिव बनाना, बच्चा नई नई चीज़ें सोचे, बच्चा खोजी हो, ठीक है। इट प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर, जी हाँ, अपने हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना, यही यहाँ पर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन और मुझे लगता है सभी क्लियर हो गए हैं। वीडियो लाइक ज़रूर करनी है, अच्छी लगी है आपको, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।